एटलीस्ट 28 जगह ब्लास्ट करने का प्लान था, एक गाड़ी में ब्लास्ट हो गया। लाल किला धमाका, बाद में जैश ए मोहम्मद का नाम सामने आना। इन्होंने 5 ईमेल भी भेजे और साथ में चैलेंज भी किया कि आप हमें नहीं पकड़ सकते। तो किस तरीके से ये पूरा नेटवर्क जमा हुआ होगा? हाई एक्सप्लोजिव जो है, फॉर एग्जांपल RDX है, वो इंडिया में तो इन्हें कहीं से मिल नहीं सकता, तो पाकिस्तान से ही आता है वो। तो ये पाकिस्तान से टेररिस्ट को इंडिया में भेजते थे। दिल्ली और आसपास 42 ब्लास्ट हुए और कोई क्लू नहीं, उसकी प्लानिंग कहीं होगी, मूवमेंट कहीं से होगा, RDX कहीं से आएगा, एक्सप्लोजिव कहीं से आएगा, डेटोनेटर कहीं और से आएगा और आदमी कहीं और से आके ऑपरेट करेगा। उस तरीके की मानसिकता वाले लोग बहुत ज़्यादा थे। अखबार वालों ने भी बड़ी अजीब कहानियाँ छापी। किस तरीके का चैलेंज था और कैसे उससे आप बाहर निकल पाए? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24/7 और मैं हूं मुकुंद शाही। जी हाँ, अपने खास प्रोग्राम खाकी डायरी को लेकर फिर हाजिर हूं मैं। आज हमारे साथ जो मेहमान है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जी हाँ, दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ IPS अफसर 1984 बैच के कर्नल सिंह साहब। मौजूदा वक्त आतंकवाद का है, आतंकवाद से दुनिया लड़ रही है और हिंदुस्तान में हालिया जो घटनाएं हुई हैं उसने पूरे हिंदुस्तान को हिला कर रख दिया है। और आतंकवाद के ऊपर, टेररिज्म के ऊपर कर्नल सिंह साहब और उनकी टीम का एक लंबा अनुभव है। बहुत सारे काम किए, लेकिन शुरुआत हम करेंगे सर, इतने लंबे टेन्योर में एक कोई ऐसी घटना जिसने आपको सबसे ज़्यादा, जो आपके लिए चैलेंजिंग भी रहा हो, परेशान भी किया हो, अपनी शुरुआती दौर से लेकर उस चैलेंज को कैसे आपने झेला? ये चैलेंजेस तो कई रहे हैं। पहला जो चैलेंज टेररिज्म के ऊपर अगर मैं बोलूं, तो जब मैं क्राइम ब्रांच में था, 96-97 की बात है, दिल्ली और आसपास 42 ब्लास्ट हुए थे और कोई क्लू नहीं था। स्पेशल सेल टेररिज्म को देखती है, क्राइम ब्रांच नहीं देखती है। तो उस समय कक्कड़ साहब कमिश्नर थे, तो उन्होंने एक ब्लास्ट के दौरान मैसेज दिया कि DCP क्राइम भी मौके पे आए। तो वहाँ से उस केस का इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और बिना किसी क्लू के मौके से, केवल एक थ्योरी के बेस पे कि जो टेररिस्ट है वो अपने मेंटर से पाकिस्तान में ज़रूर कांटेक्ट करता होगा, इस बेस पे वो केस क्रैक किया गया था और 27 मॉड्यूल ऑल ओवर इंडिया पकड़े गए थे। दूसरा चैलेंजिंग जो अगेन मैं टेररिज्म में बोलूँगा, वो कश्मीर से रिलेटेड हमारे केसेस रहे हैं। जब मैं स्पेशल सेल में था तो मैंने एक टीम अपनी कश्मीर में स्टेशन कर दी ताकि अगर कश्मीर से कोई मूवमेंट टेररिस्ट का होता है तो हमें टाइमली पता लग जाए। और हमारी टीम ने कश्मीर में भी ऑपरेशंस किए और कोई भी कश्मीरी जब दिल्ली में कोई मनी इकट्ठी करने आएगा या कुछ हवाला, तो स्पेशल सेल ने वो पकड़े। वहाँ पर एक रेजिस्टेंस हुआ हमारी टीम के खिलाफ कि दिल्ली पुलिस यहाँ क्यों बैठी है। वहाँ की गवर्नमेंट ने एक चिट्ठी भी लिखी होम मिनिस्ट्री में कि दिल्ली पुलिस की टीम को यहाँ से हटाया जाए। मैंने टीम को नहीं हटाया। फिर हमारे एक ऑफिसर पे झूठा केस कर दिया गया, दिल्ली पुलिस के ऑफिसर पे। तो हमने फिर उस टीम को वहाँ से विड्रॉ करके कश्मीर के बॉर्डर पर लगा दिया। तो लेकिन टीम वहाँ रही और उसका काफ़ी हमें फ़ायदा हुआ। तो एक चैलेंज ये भी रहता है कि जब आप ऑपरेट करते हो, क्योंकि टेररिज्म कहीं एक जगह सीमित नहीं हो जी, उसकी प्लानिंग कहीं होगी, मूवमेंट कहीं से होगा, RDX कहीं से आएगा, एक्सप्लोजिव कहीं से आएगा, डेटोनेटर कहीं और से आएगा और आदमी कहीं और से आके ऑपरेट करेगा। तो हम ये नहीं कह सकते अगर दिल्ली में हमें ब्लास्ट रोकने हैं तो हम दिल्ली पे ही रेस्ट्रिक्ट रहेंगे। एग्जैक्टली।
हमें कहीं देश में कहीं भी कोई टेररिस्ट घटना होती है, हम अपनी टीम वहाँ भेजते थे पता करने के लिए कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तीसरा चैलेंज में टेररिज्म में कहूँगा जब ये इंडियन मुजाहिदीन ऑपरेट कर रही 2002 के बाद 2004 के बाद इंडियन मुजाहिदीन ने ऑपरेट करना शुरू किया। जब सिमी पे बैन लगा था उसके बाद इंडियन मुजाहिदीन उसके कई साल बाद बनी जी। करीब 2004 में इन्होंने पहला ब्लास्ट किया था बनारस में, और उसके बाद डिफरेंट स्टेट्स में इन्होंने ब्लास्ट किए। इन्होंने 5 ईमेल भी भेजे। पहला ईमेल इन्होंने किया जब कोर्ट्स में ब्लास्ट हुए उत्तर प्रदेश में, तब भेजा। इसके बाद भेजा जब जयपुर में ब्लास्ट हुआ जी, उससे अगले दिन भेजा, और साइकिल पे जो लाइव बॉम्ब रखा हुआ था उसकी वीडियो भी उन्होंने भेजी, और साथ में चैलेंज भी किया कि आप हमें नहीं पकड़ सकते। तीसरा ईमेल उन्होंने किया जिस दिन गुजरात में ब्लास्ट हुआ, और उसमें कहा कि भी इंडियन एजेंसीज के बस की कुछ नहीं है। ओके, सीधा चैलेंज। चौथा उन्होंने किया जब गुजरात पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा, सिमी के लोगों को पकड़ा जिन्होंने वहाँ लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था, फिर उन्होंने ईमेल किया और कहा कि आप हमें छू भी नहीं सकते। एंड बड़े अजीब अजीब स्टेटमेंट थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो को कहा इग्नोरेंस ब्यूरो लाइक दैट। और 5वां ईमेल किया उन्होंने जब दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, एन आई फॉर एन आई उसका हेडिंग था। एंड ये 13 सितंबर को दिल्ली में ब्लास्ट हुए थे जी। और इंटेलिजेंस एजेंसीज से हमें इंफॉर्मेशन मिली, और उसके बेस पे बाटला हाउस एक जगह है दिल्ली में जहाँ पर हमारी टीम गई। मोहनचंद शर्मा जो इंस्पेक्टर थे उस समय, वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर आई शुड से, उनकी टीम ने उसको लीड किया। वहाँ पर टेररिस्ट के साथ उनका एनकाउंटर हुआ जिसमें मोहनचंद शर्मा हॉस्पिटलाइज्ड हुए, बाद में उनकी डेथ भी हो गई। वो देश के लिए शहीद हुए। 2 टेररिस्ट मौके पे मारे गए, 2 वहाँ से भाग गए और 1 पकड़ा गया। नाउ इसके बाद जो घटनाक्रम शुरू हुआ, हमारी टीम को और टेररिस्ट पकड़ने थे, एविडेंसेस इकट्ठे करने थे। हालांकि मौके से बहुत सारे एविडेंस मिले, बट उस एविडेंस के बेस पे आपको और लोगों को भी पकड़ना है। तो एक तरफ तो टीम के लिए काम था, और बाटला हाउस में मौके पे विरोध भी हो रहा था, राजनीति भी हो रही थी। एक तरफ हमारी टीम के ऑफिसर की डेथ भी हो गई, और एक तरफ पॉलिटिशियन शुरू हो गए कि भाई एनकाउंटर जेन्युइन नहीं है। कुछ सो कॉल्ड लोग हैं जो अपने को इंटेलिजेंशिया के मानते हैं कि हम बहुत बड़े पढ़े लिखे हैं। उन्हें ये मतलब नहीं है कि एनकाउंटर जेन्युइन है या नहीं है। उन्हें पुलिस को विदाउट वेरिफिकेशन गलत साबित करना है। बाटला हाउस के मौके पे सबसे पहले पुलिस की टीम के बाद पहुंचने वाला मीडिया का टीम मेरा ही था। तो उस समय जो स्थिति थी, मतलब सर हमने यही देखा था कि लोकल लोग, जो बाटला हाउस तो ऑलरेडी, अब मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन वहां पे उस तरीके की मानसिकता वाले लोग बहुत ज्यादा थे। तो विरोध तो हो रहा था पुलिस का, लेकिन दूसरी तरफ जो बरामदगी हुई थी वो सब कैमरे के सामने था। राइट। कई र्यूमर भी उड़ाए थे। जब फॉर एग्जांपल जब मैं बाटला हाउस से निकला और हॉस्पिटल के लिए मोहनचंद शर्मा जहाँ एडमिट थे होली फैमिली में, तो वहाँ जा रहा था, तो जो हमारे PRO थे राजन भगत, उसने मुझे फ़ोन किया कि सर क्या जो बराबर में वहाँ एक मस्जिद थी, क्या उस पर सर्च होने वाली है? बिल्कुल सामने। यस, बिल्कुल सामने। तो मैंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं है, कितनी बड़ी र्यूमर उड़ी हुई है। तो मैंने कि उनको बता दो, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, इसमें कोई र्यूमर नहीं है। फिर कुछ अखबार वालों ने भी बड़ी अजीब कहानियाँ छापी। एक अखबार ने तो ये लिखा कि उनको एक आई विटनेस मिल गया है, और आई विटनेस ने अपनी खिड़की से देखा है कि इस घर में क्या हो रहा है।
और उसने ये देखा कि पुलिस वाले 2 आदमियों को नीचे घसीटते हुए ले गए सीढ़ियों पे, वहाँ जाके उनको गोली मारी, फिर उनको ऊपर लेके आए। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी उन्होंने मेंशन कर दी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये लिखा है कि पीछे से गोली लगी है मोहनचंद शर्मा को, और उनके किसी साथी ने ही हाथ से गोली मार दी है उनको। इस तरह के एलिगेशन, और 2 आदमी कैसे भाग सकते हैं? सर्टेनली इसकी इंक्वायरी हुई। अब वहाँ पर अगर देखें, ये जो बाटला हाउस है, जहाँ जो बिल्डिंग थी L18 बिल्डिंग का एड्रेस है, ये जो फ्लैट था 4th फ्लोर पर जी। आसपास की बिल्डिंग एक दूसरे से कनेक्टेड में 2 फ्लोर की हैं। अब 2 फ्लोर की 2nd फ्लोर की खिड़की का आदमी 4th फ्लोर की खिड़की के अंदर से देख सकता है क्या हो रहा है। बड़ा अजीबोगरीब मामला। सेकेंडली, अगर मारना ही था तो ऊपर से नीचे लाके फिर नीचे से ऊपर घसीट के क्यों लेंगे गोली मार के? तो कोई निशान नहीं वहाँ पर। थर्डली, मोहनचंद शर्मा की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें क्लियर था कि उसको सामने से गोली लगी, तो वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे थे। और रेंज भी उन्होंने दूर की बताई, जितनी दूर की थी, इंचों की दूर की जो बात कर रहे थे वो रेंज भी नहीं आई। टेरिस का डर्मल नाइट्रेट टेस्ट हुआ, और डर्मल नाइट्रेट टेस्ट जो होता है, इसके जो है गन पाउडर के निशान आ जाते हैं अगर कोई फायरिंग करता है उसके हाथों पर। तो एम्स के डॉक्टर्स ने उसका गन पाउडर का उसका हैंड वॉश लिया, उसकी रिपोर्ट आई कि उन पर गन पाउडर था। जो 2 आदमी कहते हैं भाग ही नहीं सकते, वो पकड़े गए बाद में। दोनों को सजा हुई। दिल्ली के कोर्ट ने एक को फांसी की सजा सुनाई। बाटला हाउस 19 सितंबर का 2008, जब वो एक तरफ आपका एक जवान शहीद हो चुका था, दूसरी तरफ इतने सारे सवाल उस एनकाउंटर को लेकर, जबकि एक देश के दुश्मनों का पीछा आपकी टीम कर रही थी। किस तरीके का चैलेंज था और कैसे उससे आप बाहर निकल पाए? देखिए, हमारे पास फैक्ट्स थे, हमारे पास एविडेंसेस थे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको याद हो, उस समय जामिया जो यूनिवर्सिटी है उसके वाइस चांसलर ने एक स्टेटमेंट दिया था जी कि ये हमारे लड़के हैं और हम इनको हेल्प करेंगे मुकदमों में। एग्जैक्टली। ठीक है, तो मैं और हमारे डीसीपी आलोक और थे, तो हम दोनों जामिया मिलिया के वीसी से मिलने गए अनमार्क्ड गाड़ी में। ओनली 2 आदमी, कोई पुलिस वाला नहीं। और हमने कहा हम आपको एविडेंस दिखाते हैं। उन्होंने सारे एविडेंसेस देखे। जामिया में यूनिवर्सिटी में बहुत तोड़फोड़ भी शुरू हो गए थे, एजिटेशन, बट हम स्टिल वी वेंट अलोन जी। और जब उनको हमने एविडेंसेस बताए, इतने सारे मोटिवेशनल सॉन्ग्स थे इनकी सीडीज में। गुजरात में ब्लास्ट करने से पहले जो बॉम्ब्स थे उनकी वीडियोस थी, जयपुर के वीडियोस थी, तो समझ तो गए। उसके बाद वो बोले नहीं, हमारे सपोर्ट में भी नहीं बोले, लेकिन अगेंस्ट जो बोल रहे थे वो भी चुप हो गए। इसी तरह से एक दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मेरे से कहा कि तुम मेरे घर आओ, कपिल सिब्बल साहब आपसे मिलना चाहते हैं। कपिल सिब्बल मिनिस्टर थे उस समय। और फ़ोन रखते हुए एलजी साहब ने कहा तैयार होके आना। तो मैं समझ गया कि भाई क्वेश्चनिंग होगी, तबादला होगा या सवाल होगा, क्वेश्चनिंग होगी। तो हम सारे एविडेंसेस मैंने एक अपने लैपटॉप में रख के मैं गया। तो जैसे मैं और आप बैठे हैं, बीच में टेबल थी, मैं और कपिल सिब्बल साहब आमने सामने बैठे, एलजी साहब एक साइड पे बैठे। एलजी साहब ने कोई इंटरफेरेंस नहीं करा, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, ना कोई कुछ बोला। करीब 1-1.25 घंटे का डिस्कशन था। जितनी अखबार में कटिंग्स थी, इसके सिर पे गोली क्यों लगी, ये क्यों हुआ, मतलब जो भी एलिगेशंस थे, मैंने उनको फिर मौके का हाथ से नक्शा बनाया। एक तरफ पोस्टमार्टम, दूसरी तरफ सियासी पोस्टमार्टम। हाँ, तो सारी चीज़ उन्होंने मेरे से पूछी। एंड जब पूरा उनकी क्वेरी होगी तो मैंने कहा सर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, अगर आप परमिट करें। कहने लगा बताइए। फिर मैंने उनको एविडेंस दिखाना शुरू कर। वो कहते हैं यार तुम तो ठीक कह रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल जेन्युइन है, और मैं आज पीएम से मिल रहा हूँ, मैं उनको बताऊँगा, मुझे अपना नंबर दे दो। एंड इवनिंग में ही रैंक मी अप, ही सेज आई हैव कन्वेड द पीएम एंड काउंटर एजेंट।
बट एक प्रेशर तो था ही। प्रेशर था। ह्यूमन राइट कमीशन की इंक्वायरी हुई और उन्होंने कहा एनकाउंटर जेन्युइन है, लेकिन उसके खिलाफ भी कुछ लोग हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने कहा नहीं इंक्वायरी ठीक है, उसके खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में सेटल होने के बाद भी अब भी जब कभी इलेक्शन होता है दिल्ली में, या जब 19 सितंबर होता है तो कोई ना कोई आदमी इसके खिलाफ बोलने लगता है। मैं ये जानना चाहूँगा सर, उसके बाद तमाम इंक्वायरी हुई, ये सिमी जब इंडियन मुजाहिदीन में, और इंडियन मुजाहिदीन अगर देखा जाए तो 2002 से लेकर 2010 तक तकरीबन 5-7 साल काफ़ी चैलेंजिंग रहा। इनका मोडस ऑपरेंडी क्या था और किस तरीके से ये लोग ऑपरेट करते थे? क्योंकि उसी समय हमने देखा है कि कोई भी वारदात के बाद, किसी भी घटना को अंजाम देने के बाद ये लोग मेल किया करते थे, या मतलब क्लेम करते थे कि हमने किया है। तो उस तरीके वो कितना, उनका जो क्लेम करना था वो कितना सहायक हुआ, और उनका मोडस ऑपरेंडी पूरा नेटवर्क का किस तरीके से था? जो क्लेम करते थे वो एक्चुअली ट्रेस नहीं हो पाया। ये यूज़ करते थे ओपन वाईफाई। इसमें एक लड़का था पीर बॉय। पीर बॉय बहुत अच्छी नौकरी करता था, कंप्यूटर का एक्सपर्ट था, और उसने अपनी नौकरी से रिज़ाइन किया और इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, इंडियन मुजाहिदीन को। तो वो क्या करता था, अपना लैपटॉप लेके बम्बई की सड़कों पे घूमता था, और ओपन वाईफाई होता है, जैसे किसी ने वाईफाई ले लिया और उसने उसका पासवर्ड चेंज नहीं करा, पासवर्ड जो ओरिजिनली कंपनी से आता है वही चलने दिया। वो ओरिजिनली जो कंपनी से पासवर्ड आता है वो एक ही होता है, सब जो भी लेगा। बिल्कुल। तो ये उस पासवर्ड को लेकर घूमते थे, जहाँ कनेक्ट हो गया वहाँ से ईमेल कर दिया। अब आप पुलिस ट्रेस करेगी तो उस घर पे जाएगी जिसको पता ही नहीं है मेरे वाईफाई का इस्तेमाल हो गया, जा चुका है। तो उससे तो कोई ट्रेस नहीं हो पाया था इसका ट्रेस दूसरे इनके वर्किंग का वो था, बड़ा कोहेसिव था। यानी एक तो सारे पढ़े लिखे लोग, सफदर नागौरी, डॉक्टर शाहनवाज, वो सिमी के थे। देयर इज अ डिफरेंस, इंडियन मुजाहिदीन एंड सिमी वर डिफरेंट एक्चुअली। सिमी से इनका कनेक्शन केवल गुजरात ब्लास्ट में हुआ था। गुजरात ब्लास्ट, इससे पहले इनका सिमी से कोई कनेक्शन नहीं था। हो सकता है कुछ इसमें से लोग सिमी में रहे होंगे इन बिटवीन। ये पाकिस्तान ने इनको ल्योर किया, ये वहाँ ट्रेनिंग लेके आए। बिगनिंग अगर मैं कहूँ, बिगनिंग हुई तिहाड़ जेल से इंडियन मुजाहिदीन की। यहाँ पर 3 लोग स्पेसिफिकली बंद थे। एक तो पाक बेस्ड टेररिस्ट था, एक आफ्ताब अंसारी था जो बेसिकली किडनैपर था, और एक आसिफ रजा खान था, कलकत्ता का रहने वाला था, और उसकी एक धुन थी कि मुझे टेररिज्म में ज्वाइन करना। तो इन तीनों का यहाँ मिलान हुआ, डिस्कशंस हुए जेल में। जो टेररिस्ट था वो तो, जो कांधार हाईजैकिंग हुई थी 99 में, उसमें जो लोग छोड़े गए थे वो भी छोड़ा गया था। आफ्ताब अंसारी और ये आसिफ रजा खान ने छूटने के बाद इन्होंने ग्रुप बनाया, आसिफ रजा खान कमांडो फोर्स, और इन्होंने ऑपरेट करना शुरू करा। अब इनको चाहिए थे पैसे इन्होंने किडनैपिंग फॉर रैंसम से लिए, और जब पैसे इनके पास इकट्ठे हो गए फिर ये पाकिस्तान में जो टेररिस्ट यहाँ से गया था वो भी मिला, उसने इनका इंट्रोडक्शन कराया और लोगों से, जैश से भी कराया, जैश मोहम्मद से, और लश्कर तोयबा से भी इनका इंट्रोडक्शन कराया। इनका पैचअप हुआ कि भाई हमें पैसे की तो ज़रूरत नहीं, हमारे पास पैसे बहुत हैं, आप हमें आर्म्स एंड एम्यूनिशन भेजो। तो उन्होंने कहा हम आर्म्स एंड एम्यूनिशन भेजेंगे, लेकिन कंडीशन होगी कि आप, हम जिन लोगों को हम भेजें यहाँ से, उनको रेजिडेंट एजेंट बनवाओ इंडिया में, उनको एस्टेब्लिश कराओ, हाइड आउट। तो इन्होंने जो लोग आए उनको जगह जगह हाइड आउट कराए। आगरा में भी इनका एक हाइड आउट था जिसको रविशंकर की टीम ने क्रैक किया, दिल्ली पुलिस की टीम ने। उसमें आसिफ रजा खान पकड़ा गया। बाद में ये गुजरात पुलिस में भी इसके केस थे, वहाँ गया, वहाँ ये एनकाउंटर में मारा गया।
इसका छोटा भाई था आमिर रजा खान। इन्होंने का बदला लेना है। हालांकि इसके आगरा में पकड़े जाते ही आसिफ रजा खान के दोनों भाग गए। आफ्ताब अंसारी भी और आमिर रजा खान भी इंडिया से भाग गए। इन्होंने बेस अपना बना लिया सऊदी अरेबिया एंड दुबई। इन बिटवीन पाकिस्तान ये आते जाते थे। इनका बदला लेना है तो इन्होंने अमेरिकन सेंटर कलकत्ता में अटैक कराया जी। उसमें इन्होंने फिर एक प्रेस रिलीज टाइप क्लेम किया, तो वो आफ्ताब अंसारी स्पॉट हो गया और वो डिपोर्ट हुआ वहां से। आज भी वो कलकत्ता की जेल में है, अवेटिंग इज हैंगिंग। यही होता था कि उस समय मतलब कोई भी ब्लास्ट हुआ, कोई भी अटैक हुआ, तुरंत मेल आ जाते थे कि क्लेम कर लिया कि इंडियन मुजाहिदीन ने किया है या किस संगठन ने किया। इसके तो उस समय सर आपके पास सामने बहुत सारे चैलेंज थे, जैस, लश्कर, बाद में इंडियन मुजाहिदीन, गजवाए हिंद, न जाने क्या क्या। तो किस तरीके से ऑपरेशनल ये हुआ, और बाटला हाउस कांड के बाद जब पूरा नेटवर्क न्यूट्रलाइज किया आप लोगों ने, तब जाकर किस तरीके की स्थिति थी? उस चैलेंज से कैसे निपट पाए? कि उस चैलेंज से तो लीगली हम निकले। जो एविडेंसेस थे सफिशिएंट थे किसी को भी क्लियर करने में, दिखाने के लिए कि ये टेररिस्ट थे। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने, बॉम्बे पुलिस ने, गुजरात पुलिस ने और से टेररिस्ट पकड़े इनके ग्रुप पे। इवन कर्नाटका ने। कुछ लोग इसमें से भाग गए। पाकिस्तान जो है आज की डेट में नहीं पता वो जिंदा है, मर गए, बट इंडियन मुजाहिदीन का वजूद जो है उसके बाद ख़त्म होना शुरू हो गया। एंड आज की डेट में इंडियन मुजाहिदीन एग्जिस्ट नहीं करती। तो एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ जिसकी कीमत भी बड़ी चुकानी पड़ी हमें। दिल्ली पुलिस का मैं कहूँगा कि सबसे अच्छा ऑफिसर जो था, सबसे अच्छा इन्वेस्टिगेटर जो था, मोहनचंद शर्मा, हमने उसको खोया उसमें, लेकिन देश को बड़ा फायदा हुआ उसका। उस वक्त सर मोहनचंद शर्मा और जितने भी संजीव यादव और जितनी भी टीम जिसको आप लीड कर रहे थे, आए दिन हम देखते थे कि कोई भी ऐसा 3 महीना नहीं जाता था कि कोई ना कोई अटैक, कोई ना कोई एनकाउंटर। जब राजवीर भी थे, हुमायूं टॉम, बटला हाउस, उसके बाद आपको प्रगति मैदान, सराय काले खां, तुगलकाबाद, कम से कम 10 एनकाउंटर का तो गवाह मैं हूँ मौके पे जाने वाला। तो किस तरीके से वो सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन नेटवर्क से लेकर कैसे, मतलब आप लोगों के सामने एक चैलेंज जो था मिलिटेंसी से निपटने का, वो ये तो एक इंडियन मुजाहिदीन का मोहनचंद शर्मा वाला, एक दूसरा का बाटला हाउस कांड हो गया। उससे पहले भी बहुत सारे ये हुए, कई मौके पे आप मिले भी, आपकी बाइट भी हमने ली। जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमने जैसे एक अपनी टीम कश्मीर में लगाई हुई थी, तो हमारा जो इंफॉर्मेशन चैनल था बड़ा स्ट्रॉन्ग था। एंड इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ भी नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग था हमारी टीम का। तो हमारे पर्सनल इंटेलिजेंस और जो नेटवर्किंग है उसकी वजह से, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, 28 टेररिस्ट का एनकाउंटर हुआ था मेरे, जब मैं स्पेशल सेल में था, और करीब 250 टेररिस्ट पकड़े गए थे। तो वो चैलेंजिंग टाइम था, और उस चैलेंजिंग टाइम में स्पेशल सेल ने बहुत अच्छा काम किया। एंड टेररिस्ट को भी मतलब एक तरह से ये पता था कि स्पेशल सेल की तरफ अगर आप मूव करोगे तो वो जरूर पकड़ लेगी आपको। उनका नेटवर्क अच्छा है, उनकी कैपेबिलिटीज बहुत है। और क्या क्या चैलेंजेस थे सर नौकरी के दौरान? पूरा मिलिटेंसी तो हो गया है जी, बाकी और सी चैलेंजेस, फॉर एग्जांपल सेल में या क्राइम में जब मैं था, तो हमारा ये था कि ड्रेडेड क्रिमिनल्स को पकड़ा जाए। तो हम लिस्ट बनाते थे कि इंडिया के टॉप क्रिमिनल्स कौन कौन हैं, और फिर उनको पकड़ने के लिए हमारी टीम रखती थी। तो उसमें भी फॉर एग्जांपल क्रिमिनल्स का मैं बताऊं तो करीब 56 या 57 क्रिमिनल्स हमारी टीम ने मारे थे, जो मरे थे, जिन्होंने हमारी टीम पे गोली चलाने की। दिल्ली गैंगवार भी आप ही लोगों के टाइम में था? कौन सा दिल्ली गैंगवार? वो जो धिचाऊ कला और ज़मीन को लेकर अनूप और कपिल गिरोह? नहीं, वो हमारे टाइम में नहीं था, लेकिन
ये डिचांग वाले को हमने पकड़ा था, बाकी टीम तो आप ही की थी। पकड़ा था इनको, बट उस समय जेल में था, इसमें हरियाणा की जेल में। वहाँ से हम लाए थे इसको इंटरोगेशन के लिए। इसके अलावा उपहार सिनेमा ट्रेजेडी थी जिसमें 59 लोग मरे थे, वो भी हमारी क्राइम ब्रांच ने इन्वेस्टिगेट किया था। हालांकि जब हमने लोग पकड़ लिए तो उसी दिन केस ट्रांसफ़र हो गया था सीबीआई को। एक ड्रॉपसी डेथ केस था, उसमें भी मतलब नंबर ऑफ फिगर्स देंगे 59 इसमें 59 उसमें मरे थे। उसमें भी बड़ा अच्छा हमारी जो क्राइम ब्रांच की टीम थी उन्होंने बड़ा अच्छा कैच किए थे। तो चैलेंजेस इस फील्ड में रहे, देन टेक्नोलॉजी के फील्ड में। फॉर एग्जांपल कॉमनवेल्थ गेम्स में जो टेक्निकल इनोवेशन था उसमें करीब मैं 25 कमेटी को हेड कर रहा था। जो पुलिस हेडक्वार्टर में कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है उस कमेटी का हेड में था। दिल्ली में नॉन क्लोनेबल आईडी कार्ड, इवन कॉमनवेल्थ गेम्स में वो कॉमनवेल्थ की कमेटी सप्लाई नहीं कर पा रही थी आई कार्ड, उसमें भी हमने सप्लीमेंट किया हमको दिल्ली पुलिस ने। तो डिफरेंट तरह के काम रहे। मिलिटेंसी अभी फिलहाल दिल्ली में धमाके भी हुए हैं, तो क्या एक कोई मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरीके से इनको न्यूट्रलाइज, क्योंकि फिर से अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट अटैक के बाद जैश ए मोहम्मद का नाम दिल्ली में खासकर अटैक के बाद आया है फिर से। तो किस तरीके से मतलब इनको अभी जो चल रहा है इनका इन्फिल्ट्रेशन किस तरीके से घुसपैठ, और जैश के मोडस ऑपरेंडी के बारे में कुछ बताएं। इस पर हम विस्तार से अलग से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल देखिए जैश की बिगिनिंग आपको मालूम ही है, मौलाना मसूद अजहर दिल्ली जेल में था और 99 मैं उस सवाल पे आया हूं कि दिल्ली जेल से 99 की कंधार हाईजैकिंग में उसको रिलीज किया गया था। रिलीज होने के बाद उसने जैश ए मोहम्मद बनाई। जैश ए मोहम्मद जनरली जो है हाई एक्सप्लोजिव यूज करते हैं। दैट मीन्स इनका इन्फिल्ट्रेशन पाकिस्तान से इंडिया में, एक्सप्लोजिव का पाकिस्तान से इंडिया में आना, क्योंकि हाई एक्सप्लोजिव जो है फॉर एग्जांपल RDX है वो इंडिया में तो इन्हें कहीं से मिल नहीं सकता, तो पाकिस्तान से आता है वो। हालांकि लो एक्सप्लोजिव भी यूज़ करते हैं बट जैश वाले कम करते हैं, लश्कर वाले ज़्यादा लो एक्सप्लोजिव यूज़ करते हैं। अमोनियम नाइट्रेट आराम से मिल जाता है, पोटेशियम क्लोरेट आराम से मिल जाता है। जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं वो एज एक्सप्लोजिव काम कर सकते हैं। मार्केट में इजी एक्सेसिबिलिटी है इनकी। जो इन्होंने ऑपरेशन शुरू किया जैश ने जो है इनिशियली, तो ये पाकिस्तान से टेररिस्ट को इंडिया में भेजते थे। इवन लश्कर वाले भी पाकिस्तान में ट्रेन करके पाकिस्तानियों को इंडिया में भेजते थे। डायरेक्ट ऑपरेशन जैसे अक्षरधाम पे किया, वहाँ से आए, ऑपरेट किया, वापस चले गए। अयोध्या में जैसे अटैक हुआ, सेकंड फेज में इन्होंने रेजिडेंट एजेंट बनाने शुरू करे। जो मैं 96 वाली बात कर रहा था, 96-97 में, उसमें 4 लोग उन्होंने भेजे, वो लश्कर ने भेजे थे। वो 4 रेजिडेंट एजेंट बने, एक दिल्ली में, एक कलकत्ता में, एक हैदराबाद में और एक बम्बई। अलग अलग। अब उनका यह था कि वो अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करेंगे, यहीं की किसी लड़की से शादी कर लेंगे, इंडियन आइडेंटिटी ले लेंगे, और जब बिजनेस चलने लगेगा तो वहाँ से लोगों को पाकिस्तान से भी लाएंगे। जो लोग यहाँ काम करेंगे उनको रेडिकलाइज करेंगे। ये उनका सेकंड फेज था। थर्ड फेज में उन्होंने, जिसको हम इंडियन मुजाहिदीन कहेंगे, इंडियंस लोगों को ही ट्रेन करना शुरू कर दिया। ये उनका थर्ड फेज रहा। थर्ड फेज इसलिए आया कि 9/11 के बाद पूरे वर्ल्ड में टेररिज्म के खिलाफ एक तरह का मुहिम शुरू हुआ, तो पाकिस्तान अपने को डिटैच करने की कोशिश कर रहा था। उसने इंडियन को ही पकड़ो केवल। ये 3 फेज इनके चले। अब पाकिस्तान क्या कर रहा है, कश्मीर में इनका ज़्यादा टेंशन है,
तो फर्स्ट स्टेज इज रेडिकलाइजेशन। जैसे हमने इसमें देखा था इंडियन मुजाहिदीन के केस में, जो इनके पास मटेरियल मिला था रेडिकलाइजेशन के लिए, बड़ा मटेरियल था। वर्ल्ड में कहाँ कहाँ मुसलमानों के साथ जाती हो रही है, उसके फ़ोटोज़, उसके वीडियोस से वो जाति बोलेंगे, चाहे वो खुद गलत काम कर रहे हों, ब्रेन वॉश करने के लिए, और उन पे एक्शन हो रहा हो, ब्रेन वॉश करने के लिए। एंड करीब 300-400 सॉन्ग्स थे, मोटिवेशनल सॉन्ग्स टू जॉइन टेररिज्म। तो पहली चीज़ तो ये कि जिहाद करने से तुम भी तर जाओगे, तुम्हारे पेरेंट्स भी तर जाएंगे, 72 हुरें मिलेंगी। तो इस तरह की चीज़ों से उनको मोटिवेट किया। सो दिस रेडिकलाइजेशन फेज इज वेरी वेरी सीरियस। रेडिकलाइज्ड आदमी अनपढ़ भी हो सकता है, पढ़ा लिखा भी हो सकता है। जो हमारा थर्ड फेज जिसको मैं कह रहा हूँ, जिसमें इंडियंस को उन्होंने अट्रैक्ट करना शुरू करा, वो एजुकेटेड लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू करा। अब इंडियन मुजाहिदीन के केस में भी अगर आप देखेंगे, सारे पढ़े लिखे लोग। बिल्कुल। अभी जो रिसेंट दिल्ली में टेरर अटैक हुआ है, सारे पढ़े लिखे लोग। पढ़े लिखे लोगों का डिस्गाइज में रहना बड़ा आसान है। पहले रेडिकलाइज हो गए, रेडिकलाइज होने के बाद उनके दिमाग में आ गया कि यह समय करना है। पढ़े लिखे हैं, कहीं भी मिक्स होंगे, कोई आदमी उनको डाउट नहीं करेगा। इनके नेटवर्क को किस तरीके से क्रैक डाउन करते थे उस वक्त आप लोग? सी, नेटवर्क को इनके बेसिकली दो तरह का है। एक तो इंफॉर्मेशन बेस्ड, दूसरा इंटरसेप्शन बेस्ड। आज की डेट में इंटरसेप्शन बेस्ड मुश्किल हो गया है, क्योंकि जितने भी कम्युनिकेशन के मीन्स हैं सारे एनक्रिप्शन बेस्ड। आप व्हाट्सएप पे बात कर लो, आप सिग्नल पे बात कर लो, एनक्रिप्शन बेस्ड है। एनक्रिप्शन बेस्ड को आप कैच नहीं कर सकते कि उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं, और आप यही पता कर सकते हैं मैक्सिमम कि कौन आदमी किससे बात कर रहा है, बट क्या बात कर रहा है नोबडी नोज। तो एक तो ये आज की डेट में डिफ़िकल्टी है। तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वॉच, मोहल्ले की वॉच की, कौन आदमी 20-20 दिन गायब रह रहा है। जब ट्रेनिंग पे जाएंगे तो गायब ही रहेंगे घर से। कौन आदमी बिना बताए जा रहा है, कौन आदमी का जो बिहेवियर पैटर्न चेंज हुआ है। ये डिटेक्शन जिसको हम कहते हैं कि हाउ टू फाइंड आउट पीपल आर बीइंग रेडिकलाइज्ड, फिर उनको डी रेडिकलाइज करना। फॉरेन कंट्रीज़ में करीब 2004 से ये मुहिम शुरू हो गई थी, हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट जनरेशन ऑफ टेररिस्ट। एक सेमिनार में मैं गया था इंटरपोल, वहाँ टॉपिक ये था हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट जनरेशन ऑफ टेररिस्ट। तो हमें रेडिकलाइजेशन को जब तक हम नहीं रोक पाएंगे तब तक हमारे साथ समस्या नहीं। कैसे रोकेंगे सर? आज के डेट में अगर हम देखें तो धर्म परिवर्तन, यहाँ तक तो स्थिति तो और भयावह होती जा रही है ना। केवल ब्रेन वॉश नहीं हो रहा, ब्रेन वॉश तो चलिए अपने मजहब के लोगों को कर देंगे, लेकिन धर्म परिवर्तन करके उनको जिहाद की पूरा पाठ पढ़ाना, उनको तैयार करना, उनको हाइड आउट के लिए तैयार करना, तो ये एक तो बड़ी समस्या बनती जा रही है। समस्या है सोसाइटी के लिए। प्रोसेस, डिटेक्शन ऑफ रेडिकलाइज्ड पीपल इज ए प्रोसेस, और उसके लिए लोकल लेवल इंटेलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई आदमी 1 महीने के लिए गायब है, लोकल लेवल पर आपको पता लग जाएगा। उससे आधी पूछताछ हो सकती है, भी कहाँ गए थे, वेरिफिकेशन हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं पता लग सकता, तो पॉसिबिलिटी है पता लगाने की। और जब एक बार पता लग जाता है देन वन कैन टेक एक्शन आल्सो। और ये शायद स्टेप्स ले रही है गवर्नमेंट, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, डी रेडिकलाइजेशन के एंड डिटेक्टिंग रेडिकलाइजेशन के स्टेप्स ले रही है। बट आप 100% सक्सेस नहीं हो सकते, बिकॉज टेररिज्म जो है उसको तो एक बार सफल होना है, और इंटेलिजेंस एजेंसीज को 100% सफल होना है, तभी वो सफल है। दिल्ली में लाल किला धमाका, बाद में जैश ए मोहम्मद का नाम सामने आना, इतने बड़े नेटवर्क का हर रोज खुलासा होना, क्या किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, जिहादी टेररिज्म जो है ये खतरनाक इसलिए है क्योंकि आइडियोलॉजिकल बेस्ड है।
चाहे हम जिहाद का कहें कि मिस इंटरप्रिटेशन है या क्या इंटरप्रिटेशन है, लेकिन लोगों को रेडिकलाइज किया जाता है ये कह के कि अगर आप जिहाद करोगे तो आपको मरने के बाद सुविधा हो जाएगी। मैंने वर्ड जो बोला मरने के बाद सुविधा हो जाएगी, एक इंटरोगेशन से है। जब 97 में कुछ लोग पकड़े तो उनसे पूछा भी तुम ये क्यों करते हो, कहते सर मरने के बाद सुविधा हो जाती है। अच्छा, 97 में जब इंट्रोगेशन हो रहा था अब्दुल करीम टुंडा वाले केस में जी, तो सुविधा क्या है कि भाई खुद को जन्नत मिलेगी, जिनको वो रिकमेंड करेंगे उनको जन्नत मिलेगी। ओहो, रिकमेंडेटरी पावर भी है। एंड थर्डली जो है 72 हूरें मिलेंगी। तो एक तरह का आफ्टर डेथ उनको दिखाया जाता है कि भी आपको क्या क्या मिल सकता है। और इस अजीबोगरीब जो वादे हैं जो आफ्टर डेथ किसी ने देखा नहीं है क्या होगा, उसमें किस तरीके से फंसते थे वो लोग, क्या बताते थे? फिर उसको एक तो आइडियोलॉजी उनको समझाई, उसके बाद कहा कि अगर आप ये काम करोगे आपको फायदा होगा, सुविधा मिलेगी। ठीक है। तो कुछ लोग तो केवल टेररिज्म में ज्वाइन करके ऑपरेशन करने लगते हैं, कुछ लोग इतने इंडोक्ट्रिनेट हो जाते हैं कि वो फिदाइन अटैक करने को भी तैयार हो जाते हैं कि हम खुद को भी मरने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मरेंगे तो जन्नत मिलेगी। तो ये उनकी सोच हो जाती है। अब जो जैश की बात कर रहे थे, ये जो जैश का हेड है मसूद अजहर, ये आई थिंक 93 में कश्मीर में पकड़ा गया था। फिर इसको दिल्ली जेल में, तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया गया था। इसको छुड़ाने के अटेम्प्ट हुए थे बीच में। एक अटेम्प्ट हुआ था जिसमें एक टेररिस्ट आया था, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, वो केवल इसी पर्पज से आया था इसको जेल से छुड़ाना। ओके, तिहाड़ से। तिहाड़ से। और यहाँ के उसने 4 फॉरेनर्स को ल्योर किया। ओके। और उनको बताया कि मेरा बहुत बड़ा खेत है गांव में और गांव की लाइफ मैं दिखाना चाहता हूँ। तो 3 को ले गया एक गांव में यूपी के, एक को रखा उसने गाजियाबाद। एंड देन ही डिमांडेड रिलीज ऑफ मसूद अजहर एंड सम मोर टेररिस्ट। बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य क्या हुआ, गाजियाबाद पुलिस एक चोर को ट्रेस कर रही थी। उसको ट्रेस करते करते उस घर में पहुंच गई जिसमें इसने टेररिस्ट ने उस आदमी को रखा था। तो वहाँ एनकाउंटर हुआ। गाजियाबाद पुलिस का एक हेड कांस्टेबल ही मारा गया उसमें, लेकिन ये लोग पकड़े गए। फिर 3 लोग वहाँ से रिकवर हो गए। तो दूसरा टेररिस्ट जो था, जो मैं बता रहा था इंडियन मुजाहिदीन से कनेक्टेड था, ये वाला था। तो 99 में जब कंधार हाईजैकिंग हुई, उसमें 4 लोगों का रिलीज़ हुआ। उसमें 2 तो ये लोग थे और 2 और लोग। मसूद अजहर जैसे ही यहाँ से इंडिया से गया, उसने जैश ए मोहम्मद की स्थापना करी। इनका तरीका ये है कि बेस तो इनका वहाँ किसी मस्जिद में है, और जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में, उन्होंने अपनी फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है। जैश को नहीं, अपनी अलग अलग जैश की एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, लश्कर की अलग फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है। दे आर चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन। हॉस्पिटल खोल रखे हैं, स्कूल खोल रखे हैं, मदरसे खोल रखे हैं, उस चैरिटी के नाम से पैसे कलेक्ट करते हैं। और उस पैसे का डिवीजन जो है टेररिज्म में, कुछ पार्ट चैरिटी में गया, कुछ पार्ट टेररिज्म में गया। तो इन्होंने वहाँ टेररिस्ट कैंप लगाए हुए हैं। जो मदरसे हैं वहाँ पर जाकर ये लेक्चर देते हैं। उस लेक्चर में स्पॉट कर लेते हैं कौन बच्चा वल्नरेबल होगा। ओके। उसको फिर अलग से बुला के बात करते हैं। फिर उसको कहते हैं कि तुम ट्रेनिंग अटेंड करो, ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। उसको ट्रेनिंग कैंप पे भेजते हैं। फिर कहते हैं देखो, खुदा के नाम से तुम्हारे पास पैसे खर्च हो गए, अगर तुम आगे नहीं बढ़ोगे तो गलत काम होगा। तो एक बार जो ट्रेनिंग में चला गया वो वैसे भी फंस जाता है। फिर एडवांस ट्रेनिंग देते हैं उसके।
अब ट्रेनिंग किसको देते हैं? नॉट नेसेसरली पाकिस्तानियों को, डिफरेंट कंट्रीज के लोग जो हैं जिहाद के नाम पे वो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। जैसे इस कांड में देखा गया मैक्सिमम डॉक्टर जो श्रीनगर में, अनंतनाग में, पुलवामा में थे जी, उनको किस तरीके से ब्रेन वॉश किया होगा इन लोगों ने? सी एजुकेटेड लोग जो हैं उनको मैं इंडियन मुजाहिदीन वालों से कंपेयर करूंगा। इनको फर्स्ट स्टेप जो है, जो एजुकेट करना चाहता है, जो रेडिकलाइज करना चाहता है, वो कहेगा भाई तुम्हें नमाज पढ़नी आती है, तुम्हें मैं सिखाता हूँ। धीरे धीरे उसको रिलीजियसली डोमिनेट करने लगता है। फिर उनको चीज़ें दिखाते हैं, देखो हमारी कौम के साथ यहाँ पर ये हो रहा है, इस कंट्री में ये हो रहा है, हमें जो है बदला लेना चाहिए। फिर सॉन्ग्स, जैसे किताब है जंगल पुकारते हैं जी, ये इनके पास थी, इंडियन मुजाहिदीन के पास। उसमें वाक्य दिए हुए हैं अफगानिस्तान के कि टेररिस्ट जा रहे हैं, आगे से फोर्सेस आ गई, लेकिन फोर्सेस को दिखे नहीं तो कि खुदा तुम्हारी, भगवान तुम्हारी हेल्प करेगा अगर तुम जिहाद करोगे। इस तरह की चीज़ें उनके दिमाग में डाली जाती हैं। तो ये घटना जो है सर दिल्ली लाल किला वाली, ये मतलब आपको क्या लगता है? जैसे ये उमर जो था वो गाड़ी लेके पार्किंग में पहुंचता है, 2 साल से, जो डॉक्टर शाहीना ने जो बताया कि 2 साल से वो इस ऑपरेशन में लगी हुई थी, सहारनपुर, लखनऊ, फरीदाबाद को एक सेंटर बनाया, अल फलाह यूनिवर्सिटी को, तो किस तरीके से ये पूरा नेटवर्क जमा हुआ होगा? सी नेटवर्क जो स्टार्ट हुआ होगा कुछ थोड़े से लोगों से हुआ होगा, और फिर वो लोग रेडिकलाइज करेंगे दूसरे को, और रेडिकलाइज करने के बाद धीरे धीरे ऑपरेट कैसे करेंगे। एक्सप्लोजिव जैसे इन्होंने इकट्ठा किया, अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा किया, बट मेरे ख्याल से इनके पास हाई एक्सप्लोजिव भी होगा, तो उसका जिक्र आ चुका है। हाँ, पॉसिबली RDX वगैरह भी होगा। RDX सर्टेनली पाकिस्तान से आया होगा। तो इनमें लोग ट्रेनिंग के लिए गए होंगे पाकिस्तान में, और लोगों को इन्होंने ट्रेन कराया होगा। एंड जब यहाँ सर्च हुई, कश्मीर पुलिस ने, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने सर्च की, तो इनको लगा कि अब पकड़े जाएंगे, क्योंकि अब तो नाम डिस्क्लोज हो गए लोगों के। तो ये जो इनके पास एक्सप्लोजिव था, अब दो चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़ कि इट वाज ए फिदाइन ऑपरेशन, कि भाई हम तो पकड़े जाएंगे, इससे अच्छा ब्लास्ट कर दो। सेकंड ये हो सकता है कि ये निकल रहे हों कहीं प्लांट करने के लिए, बॉम्ब इन्होंने तैयार कर लिया ब्लास्ट करने के लिए। क्या जैस का क्या होता है मोडस ऑपरेंडी की, बम किस तरीके से प्लांट करके कहाँ स्पॉट? सी जैश जो है प्लांट बम किसी भी जगह कर सकती है। जनरली टेररिस्ट जो हैं ये जहाँ क्राउडेड एरिया होता है वहाँ पर बम को प्लांट करते हैं। तो सडनली इनका इरादा ये भी हो सकता है किसी उस जगह प्लांट किया जाए, बम तैयार कर लिया, क्योंकि बम इनएक्टिव उसमें रखते हैं, लेकिन ब्लास्ट करने से पहले उसको एक्टिव उसमें मोड में कर देते हैं। तो हो सकता है इन्होंने एक्टिव मोड में कर दिया हो और बिफोर प्लांट करने के ब्लास्ट कर दिया हो। फिदाइन भी हो सकता है। जैसे एक ग्रुप था दीनदार अंजुमन, ये साउथ इंडिया में ऑपरेट कर रहा था अराउंड 99-2000 में। इन्होंने कई जगह ब्लास्ट किए, गोवा में किया, कर्नाटका में किया, आंध्र प्रदेश में किया। तो उस समय मैं गोवा में पोस्टेड था, तो हम इनको ढूंढ रहे थे किसने किया है, मीटिंग हुई इंटर स्टेट। फिर एक दिन क्या हुआ, एक गाड़ी में ब्लास्ट हो गया बेंगलोर में। वो दीनदार अंजुमन के लोग थे, एक्सीडेंटल ब्लास्ट था, तो उससे सारा केस खुल गया। सारे के लोग पकड़े गए। तो ये एक्सीडेंटल ब्लास्ट भी हो सकता है, ये फिदाइन ब्लास्ट भी हो सकता है। जैस का जो अब नेचर है काम करने का, पहले से कुछ बदला है या अभी की घटना अगर देखा जाए तो पहले गरीब गुरबे तबके के लोगों को अपने इसमें रखा, फिदाइन वैसे लोगों को किया कि तुम्हारे परिवार को मदद करेंगे, तुम
जिहाद के नाम पे शहीद हो जाओ। तो और अभी जो है अच्छे MBBS डॉक्टर्स, क्या नेचर को चेंज हुआ है? सी नेचर सर्टेनली चेंज हुआ है। नेचर हुआ है 2003 के बाद। मैं इंटरोगेशन रिपोर्ट पढ़ रहा था कि गुजरात में जो लोग पकड़े गए थे इंडियन मुजाहिदीन से कनेक्टेड केस में, तो उस इंटरोगेशन रिपोर्ट में वो लिखता है अपने पे कि ये इंडियन मुजाहिदीन वाले हमारे जैसे नहीं हैं, दाढ़ी मूछ नहीं रखते, नमाज भी पूरे टाइम नहीं पढ़ते, ओके, पढ़े लिखे हैं। चेंज फ्रॉम जो लोग मस्जिद में ज़्यादा जाते हैं टू चेंज ऑफ एजुकेटेड पीपल। सोसाइटी में अपने आप को मर्ज किया। इसके पीछे मकसद क्या था? मकसद वही है कि एक कॉन्सेप्ट है इस्लाम में, कॉमन ब्रदरहुड। अगर वर्ल्ड में कहीं भी किसी मुस्लिम के साथ जाती होती है तो इट इज़ आवर ड्यूटी टू टेक रिवेंज। तो एक दिमाग में फितूर आ जाता है, अफगानिस्तान में गलत काम हो रहे हैं हमारे साथ, अफगानिस्तान चलो। जो इंडियन मुजाहिदीन के लोगों को इंटरोगेट किया, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में जो कैंप थे, जैसे ट्रेनिंग कैंप में 21 लोग हैं, किस किस कंट्री के थे, और वो कहाँ जाना चाहते थे? ISIS को ज्वाइन करना। इंडिया के जो गए थे उनको उन्होंने कहा नहीं तुम इंडिया में करो। तो ये रेडिकलाइजेशन जो है उस आदमी के लिए इजी, उस आदमी को रेडिकलाइज करना इजी है जिसको रिलीजन की सही नॉलेज नहीं है। फरीदाबाद के एक यूनिवर्सिटी को अपना बेस कैंप बनाना, हाइड आउट, सी दैट इज ईजियर। पढ़ा लिखा आदमी जो है जहाँ पढ़ रहा है, जहाँ काम कर रहा है, वहाँ सेफ है। वो किसी को पता भी नहीं लगेगा ये आदमी कोई गलत काम कर रहा है। डॉक्टर साहब हैं भाई, जैसे इंडियन मुजाहिदीन के लड़के जामिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, सेफ प्लेस है स्टूडेंट्स के लिए। विद्यार्थी है, पढ़ा लिखा है, MA कर रहा है, डॉक्टर है। अच्छा सर, एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगा। मौके से जो भी चीज़ बरामद हुई, जितना भी क्लेम किया गया, 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट, कुछ RDX, टाइमर, डिटोनेटर, 28 डिटोनेटर बरामद हुए थे। यस। और 28 टाइमर, क्या इसके मतलब क्या थे? 28 जगह क्लियर मतलब है कि 28 जगह प्लान, एटलीस्ट 28 जगह ब्लास्ट करने का प्लान था, एटलीस्ट। तो इसका मतलब इनका कोई बड़ा प्लान था। और फॉर्चुनेटली आई शुड से कि कश्मीर पुलिस को टाइम पे इंफॉर्मेशन मिली और उन्होंने सर्च की, और सर्टेनली नहीं तो एक बहुत बड़ा कोई ऑपरेशन करने का इनका प्लान था नियर फ्यूचर में। अभी और भी हो सकते हैं, हर रोज गिरफ्तारियां हो रही हैं। देखिए, जब तक पूरा नेटवर्क नहीं पकड़ा जाता तो पॉसिबिलिटी रहती है। और इसलिए जो हमारी एजेंसीज हैं, NIA है, जो स्टेट की टेरर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, उन पर बड़ा इस समय ड्यूटी बहुत बड़ी बन जाती है उनकी। अभी अगर मौजूदा वक्त में आप स्पेशल सेल के चीफ होते तो क्या प्रेशर होता, क्या चैलेंज होता, और किस तरीके से निपटते? सेम ही चैलेंज है। देखिए, टेररिज्म ऐसी चीज है जिसमें अगर वो नहीं पकड़े जाते तो कहीं ऑपरेट करेंगे, एंड ऑपरेट करने का मतलब है लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, दैट इज वन। सेकेंडली, ए फियर इन द माइंड ऑफ पीपल, वी आर नॉट सेफ। तो पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि हमें इन्वेस्टिगेशन, तो एक होता है मर्डर हो गया सपोज कर लो, आपको इन्वेस्टिगेशन करके पकड़ना है लोगों को, लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट ऑपरेशन भी हो सकता है, और नेक्स्ट ब्लास्ट का मतलब है लोगों की जान जाना। तो एक प्रेशर है जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं टेरर रिलेटेड केसेस में, कि ह्यूमन लाइफ को कैसे सेव किया जाए। बिल्कुल, आतंक का कोई मजहब नहीं होता है। अगर अमरोहा का अशोक मरा है तो मेरठ का मोहसिन भी मरा है इसमें। लेकिन लोग कह रहे हैं सियासी बयानबाजियां भी शुरू हो गई हैं, इस पे क्या मैसेज? कुछ अजीबोगरीब बयान है। मैं ये कहूँगा कि मैंने अपनी जो किताब लिखी थी बाटला हाउस एनकाउंटर, उसमें भी मेंशन किया है
कि एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए टेररिज्म की, और नेशनल पॉलिसी में ये भी होना चाहिए कि टेररिज्म के खिलाफ, इन द सेंस दैट इन द फेवर ऑफ टेररिस्ट और अगेंस्ट द एनकाउंटर ऑफ टेररिस्ट और अगेंस्ट द कैच ऑफ टेररिस्ट, अगर कोई आदमी बोलता है तो उसके पास या तो एविडेंस हो, नहीं तो उस पर भी एक क्रिमिनल केस होना चाहिए जी। बिना एविडेंस के हवा में कोई कुछ भी बोल दे, वो गलत है। तो अभी क्या जितनी भी गिरफ्तारियां हो गई हैं दिल्ली वाले मामले में, क्या खतरा अभी बना हुआ है या खत्म? मैं तो ये कहूँगा जब तक पूरा मॉड्यूल्स नहीं पकड़े जाते तब तक सर्टेनली खतरा बना हुआ है। निश्चित तौर पे जिन्होंने अपने पूरे करियर में न जाने कितने भी आतंकवादी मॉड्यूल्स को क्रैकडाउन किया, उनको न्यूट्रलाइज किया, गिरफ्तारियां की, उन्होंने अभी कहा है कि खतरा अभी बना हुआ है जब तक पूरा नेटवर्क नस्त नाबूद नहीं हो जाता है। और दूसरी सबसे अहम बात कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता है, कोई मजहब नहीं होता है। इसलिए आतंक के मामले में और आतंकवादियों के मामले में देश को एकजुट होना चाहिए, बयानबाजी से बचना चाहिए। मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7।